वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एम फेज जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था। जब हम एग्जैक्टली में इंटरफेज का जो जी नॉट फेज है और जो आपका मैंने बताया था रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल वो कंप्लीट किया था, उसके एंड में हम लोगों ने एम फेज भी क्या किया था, इनिशिएट कर दिया था। तो आज हम लोग एम फेज को लेके चलेंगे थोड़े से अलग लेवल पे और कंप्लीट करेंगे अपना आज का लेक्चर। बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहली बात जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उसी को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। ये जो एम फेज है इसको और डिटेल करेंगे हल्का सा बउआ। देखो एम फेज जो है इसे और किस किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा याद कर लो। इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हम लोग माइटोटिक फेज, इसे कहते हैं माइटोसिस भी कहते हैं, इसे कहते हैं डिवीजन फेज, और इसे कहते हैं क्या, सोमैटिक सेल डिवीजन फेज। तो क्या क्या नाम है याद करो, मैंने बताया आपको, बताओ क्या कहते हैं इसको। इसे कहते हैं हम लोग माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस। इसे क्या कहते हैं हम लोग, माइटोटिक डिवीजन। क्या कहते हैं बाबू, माइटोटिक डिवीजन। क्या कहते हैं बाबू, और कहते हैं इसे क्या हम लोग, बताओ, सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल का क्या होगा इसमें, डिवीजन। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और सुंदर सा नाम है इसका, और क्या कहते हैं इसे हम लोग, और कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं बउआ, इसे कहते हैं हम लोग इक्वेशनल डिवीजन। अब यहाँ पर सबके लिए तो ठीक है, नाम है सब, लेकिन इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं ये जानना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। इसमें याद ये रखना है, माइटोसिस जो वर्ड है ये दिया किसने है, टर्म जो है माइटोसिस, टर्म गिवन बाय कौन, फ्लेमिंग साहब ने दिया है। तो गिवन बाय कौन, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने क्या दिया है, माइटोसिस का टर्म, जिसका मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। क्या होता है, मतलब थ्रेड होता है। जनरली क्रोमैटिन फाइबर्स जो दिखाई दे रहा था आपको G2 फेज में, वो कंटिन्यू प्रो फेज में आएगा, जो एग्जैक्टली में टैंगल्ड होगा। टैंगल्ड मतलब क्या, उलझा हुआ, है ना, और उसको सुलझाना यही है प्रोफेज में। आने वाले टाइम में हम सिखाएंगे आपको। तो बात यह है कि माइटोसिस जो है ये टर्म जो है फ्लेमिंग साहब ने दिया। इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं बउआ, ये सीखो यहाँ। क्यों कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, सुनो ध्यान से। इसे इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एम फेज पूरा कंप्लीट होगा, डिवीजन का फेज जब कंप्लीट होगा, तो जो दो प्रोजेनी आएंगे, जो दो बउआ सेल आएगा, उसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट पे था उसके इक्वल होगा। तो क्यों कहते हैं, बिकॉज, बताओ, बिकॉज क्या, बिकॉज नंबर ऑफ क्या, क्रोमोसोम्स। क्या रे बउआ, क्रोमोसोम्स। क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन क्या, इन प्रोजेनी। प्रोजेनी और किसमें, प्रोजेनी एंड बताओ पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल्स क्या होगा, आर सेम। पेरेंट सेल्स आर क्या होगा, सेम सेम, ठीक है। तो ये जो सेम आपका गया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसी कारण से क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि और आपको सुंदर लगे। ये एक सेल रहा, इस सेल में क्या रहेगा बताओ, इस सेल में न्यूक्लियस रहेगा, ये रहा न्यूक्लियस। ये सेल इतना ग्रो कर चुका है कि इसका डिवीजन तैयार हो गया है, ठीक है। ये इतना ग्रो कर चुका है बउआ कि ये डिवाइड करना चाहता है। तो बताओ, ये तो डिवाइड करने के लिए तैयार है, तो यहाँ हम करेंगे डिवीजन। क्या करेंगे, डिवीजन, यानी क्या आएगा बताओ, एम फेज। हम आगे सिखाएंगे आपको, घबराइए मत। एम फेज आएगा, तो अब एम फेज आएगा, दूगो बउआ सेल बनाएगा। अरे एम फेज आएगा, क्या बनाएगा बउआ, दूगो बउआ सेल। ये रहा एक बउआ सेल और ये दो बउआ सेल। तो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ सुनो, कि अगर मान लेते हैं इसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो इन सब के पास भी 46 क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। एकदम चकाचक बात समझ में आ गई। और सुनो, मैंने बताया कि ये क्या है आपका, एक्चुअल डिवीजन फेज है, ये इसी में डिवीजन होने वाला है। तो क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एक्चुअल डिवीजन फेज, यानी बंटवारे का फेज यही है ना। यानी जो आपका सेल है वो
डाउटर से, एक सेल से दो सेल कहाँ होता है? तो एम फेज में होता है। कहाँ होता है? एम फेज में। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आपने क्या सीख लिया कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं सीख लिया। एम फेज जो है वो एक्चुअल डिवीजन फेज है, ये भी आपने सीख लिया। नाउ आगे क्या सीखोगे आप? देखो आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो एम फेज है, ये जो एम फेज है बाबू, इसे, इसके अंदर क्या क्या होता है थोड़ा सा ये सीख लो। एनसीईआरटी की सारी लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, मैं लास्ट में बताऊंगा भी, एनसीईआरटी का लाइन सिखाऊंगा भी, ठीक है। अब बात सुनो, इसमें क्या होता है, ध्यान से बात को समझना। इसमें आपका जितना भी काम हुआ है इंटरफेज में, उसके अकॉर्डिंग जो बना है उसका रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है बताओ? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होता है बउआ। रीअरेंजमेंट ऑफ क्या? मोस्ट ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। मोस्ट ऑफ क्या? सेलुलर कंपोनेंट। जो ज़्यादातर सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनका क्या होता है यहाँ? रीअरेंजमेंट। मतलब जो आपका डुप्लीकेट हुआ है सेल ऑर्गेनल्स, जो आपका क्रोमोसोम आपका रेप्लिकेट हुआ है, वो सब आपका रीअरेंज होते हैं इसी में, ठीक है। जो मेन रीअरेंजमेंट है वो आपका साइटोकाइनेसिस के दौरान होगा पूरे अच्छे से, एम फेज के सेकेंड वाले फेज में, ठीक है। ये बात समझ में आपकी आ रही है? अब बात इसमें ये है कि जितने भी इसमें फेजेस आएंगे एम फेज में, चाहे वो आपका आएगा न्यूक्लियस के बटने वाला फेज, चाहे साइटोप्लाज्म का बटने वाला फेज, तो मैं बता ये रहा हूँ कि उन सारे फेज के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। क्लियर कट लाइन कहने का मतलब ये है कि इतना टाइम में ये होगा, इतना टाइम में ये होगा, इतना टाइम में ये होगा, ये क्लियर कट नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखी है बहुत प्रेम से, तो हम भी प्रेम से लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? नो क्लियर कट लाइन प्रेजेंट बिटवीन, लाइन क्या? प्रेजेंट बिटवीन किसके? बिटवीन डिफरेंट फेजेज ऑफ सेल साइकिल, है ना। डिफरेंट फेजेज, डिफरेंट फेजेज, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नो क्लियर कट लाइन प्रेजेंट बिटवीन क्या? डिफरेंट फेजेज, एंड दे अकर्स क्या? एंड दे अकर्स क्या? साइमल्टेनियसली। अकर्स क्या बाबा? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली होगा, एक के बाद एक होता चला जाएगा। बताओ अकर्स क्या? साइमल्टेनियसली। और इनका कोई क्लियर कट क्या है? लाइन नहीं है, इनके बीच में क्लियर कट लाइन नहीं है। ये बात समझ में आपको आ रही होगी, दिमाग में बात इतना चला गया। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, एक्चुअल डिवीजन का फेज है, क्लियर कट लाइनिंग नहीं है, रीअरेंजमेंट मोस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स का होता है। ये बात समझ में आपको यहाँ तक आ गई। अब बात हम करते हैं कि ये जो एम फेज है, ये जो एम फेज है बउआ, एम फेज, इसको क्या किया गया है? एम फेज को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से बात को दिमाग में डालना बउआ। एम फेज को कहा गया कि देख बउआ, एम फेज जो है इसको डिवाइड किया गया दो फेज में। फर्स्ट जो है क्या होगा? पहले होगा न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद क्या होगा? सेकंड। अरे सेकंड क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवीजन। क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिवीजन जो है इसे कहते हैं हम लोग क्या? इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और जो आपका क्या है, जो आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, इसे क्या कहोगे? बताओ क्या कहोगे? इसे कहते हैं हम लोग क्या? इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। बंटवारा, काइनेसिस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे आप? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन को। और इसे क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा। ये सारी कहानियां ऑलमोस्ट हमने आपको बता रखी है पहले से, ठीक है। दिमाग आराम से एकदम शांत करके रखो। इसमें 4 सब फेजेज हैं, एक है पी, एक है एम, एक है ए, और एक क्या है? एक है पी, एक है एम, एक है ए, और एक क्या है? टी। पमाट याद रखना। पी फॉर क्या? अरे पी फॉर प्रोफेज। पी फॉर क्या? प्रोफेज। एम फॉर क्या? मेटाफेज। ए फॉर क्या? एनाफेज। और टी फॉर क्या? टेलोफेज। इसी में से एक को हम लोग को आज कंप्लीट करना है, वो है प्रोफेज, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस जब ये टेलोफेज हो जाएगा तब होगा। इतनी बात दिमाग में पहले ऐड कर ले बउआ। पहले देखो सिंपल, दम दिमाग को सिंपल करो।
सेल पढ़ा आपने, सेल जानते हो, न्यूक्लियस बटेगा पहले। क्यों बटेगा न्यूक्लियस? जेनेटिक मटेरियल बांटना जरूरी है पहले, तब जाके सेल जो है उस मटेरियल को अपना लेके अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में डालो। अब हर चीज़ को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये जो एम फेज है ना, एनसीईआरटी ने बहुत प्यारी सी लाइन कही है, कैसे भूलूं मैं उसे, भूलना तो चाहूं लेकिन भुला ना पाऊं, वो है वो पॉइंट। क्या है? मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ड्रामा करने वाला फेज है बउआ, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है ये। मोस्ट क्या? ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक फेज कौन है? तो एम फेज है। एम फेज क्या है? मोस्ट ड्रामा, ड्रामेबाज है भाई। क्यों? कभी कुछ गायब होगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ गायब होगा, कभी कुछ आ जाएगा, इसीलिए इसको कहता है ड्रामेबाज, है ना, मस्खरी करता है ये। चलो अब हम लोग बात क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इसमें सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? प्रोफेज। किसके बारे में बात करो बउआ? प्रोफेज। बहुत आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे से एकदम चकाचक कर देंगे आपका ये प्रोफेज। देखो, सबसे पहली बात प्रोफेज के लिए आपको याद ये रखनी है कि प्रोफेज को बोलते हैं फर्स्ट फेज। ये क्या है? प्रो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट बउआ, तो ये क्या है? फर्स्ट फेज। क्या है बताओ? फर्स्ट फेज किसका? फर्स्ट फेज ऑफ आपका कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट फेज ऑफ क्या? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस के डिवीजन का पहला फेज है। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ क्या बताओ? कैरियोकाइनेसिस। अब ये बताओ, न्यूक्लियस को बांटना है ना, तो न्यूक्लियस को बांटने के लिए न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को टूटना पड़ेगा। न्यूक्लियस को बांटने के लिए जो अंदर में कंपोनेंट है, जिसे आप क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हो, उसे बांटना पड़ेगा। न्यूक्लियस को बांटने के लिए आपको ये सारी कहानियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब करना पड़ेगा, क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से मूव होकर बढ़ सके। ठीक है, और साथ ही साथ क्रोमोसोम अच्छे से मूव हो, इसके लिए सेंट्रियोल जाना पड़ेगा पोल पे। ठीक है, ये बात दिमाग में ऐड करो, मैं सब चीज सिखाऊंगा आपको। तो फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का, और किसका? एम फेज का भी। एम फेज स्टार्ट कहां से होता है बताओ? एम फेज जो स्टार्ट होता है कहां से होता है? प्रोफेज से। तो ये क्या है? ये है बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग। अरे बिगिनिंग ऑफ क्या? एम फेज। एम फेज बिगिनिंग कहां से होता है बउआ? प्रोफेज से। कहां से होता है? प्रोफेज से। यानी प्रोफेज वो फेज है जो एम फेज को इनिशिएट करता है कि चलो स्टार्ट करो। अब G2 फेज को क्रॉस करके चले आए हो, सारा ग्रोथ आपने कर लिया है, सेल को बोलता है सारा ग्रोथ कर लिया आपने, हाँ, तो अब आपका जो है डिवीजन स्टार्ट होता है भाई। तो सुनो ध्यान से, प्रोफेज जो है पहला फेज है, बिगिनिंग ऑफ एम फेज होता है। और याद ये रखना कि जैसे ही प्रोफेज में सेल आता है तो कैसा दिखता है वो समझ में आएगा आपको, लेकिन पहले याद करो एक सूत्र। सूत्र क्या है इसमें? इसमें 3 कहानियां होती है। कितनी कहानियां होती है बाबू बताओ? 3 कहानियां। हम लोग तीनों कहानी को पहले लिखेंगे, समझेंगे। पहला कहानी, दूसरा कहानी, और क्या? तीसरी कहानी। देखो, पहला कहानी जो है वो है क्या? कंडेंसेशन होना। किसका? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टू क्या? एंड फॉर्म क्या? एंड फॉर्म क्रोमोसोम। एंड फॉर्म क्या? क्रोमोसोम। यानी क्रोमैटिन फाइबर जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कहां करेगा? ये प्रोफेज में। ठीक है, पहली बात समझ में आ रही है? दूसरी बात समझ बउआ, दूसरी बात समझो, क्या होगा? सेंट्रियोल का मूवमेंट, सेंट्रियोल मूवमेंट टुवार्ड्स कहां बताओ? किसके तरफ जाएगा सेंट्रियोल? टुवार्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ जाएगा। मंत्र समझ, उसके बाद डायग्राम में दिखाऊंगा, घबरा मत बउआ। पहला कहानी हो गया, पहला स्टार में आपका ये 2 चीज मिल गया। अरे पहले स्टार की क्या बात हुई? ये 2 चीज हुई। पहले स्टार से 2 रेडिएशन निकला, एक रेडिएशन ये सी हो गया, 1 मिनट रुक जा, एक रेडिएशन बउआ ये सी हो गया, और एक रेडिएशन ये सी हो गया। अब आओ इसकी अगली कहानी जो है, अब क्या होगा? जब इतना काम होगा यानी सेंट्रियोल मूव कर जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हुए क्रोमोसोम बना चुका रहेगा, तब कहेगा सुन क्रोमोसोम बन गया है, अब इसको मूव होना है। मूव होना है तो मूवमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर का बनना जरूरी है, और स्पिंडल फाइबर तभी बनेगा जब कुछ गायब होगा बीच से। क्रोमोसोम अंदर में है न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन। क्या होगा बताओ? डिसइंटीग्रेशन। किसका? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होगा बउआ, डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और क्या होगा, जब डिसइंटीग्रेट होगा तो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा कारण कि जैसे डिसइंटीग्रेट होगा तो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो क्या होगा बताओ, डिसअपियरेंस। क्या हो जाएगा, डिसअपियरेंस ऑफ क्या, डिसअपियरेंस ऑफ आपका सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएगा, नहीं दिखेगा। तो इसके भी दो मंत्र निकल गए हैं, 2D निकल गया। ठीक है, अब आओ, अब लास्ट जो है उसमें क्या होता है, बनता है क्या, देखो पहले तो आपका क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, सेंट्रियोल मूव कर गया, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपका हट गया ऑलमोस्ट, और जो आपका है साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अपीयर नहीं है, डिसअपीयर हो गए। तो अब स्पिंडल फाइबर बनेगा, है ना, यानी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर क्या होगा, फॉर्मेशन बिगिनिंग यानी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ एक फॉर्मूला निकल रहा, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अरे बउआ तेरे लिए लिख रहा हूँ। यहाँ आएगा C का स्क्वायर, 2C है ना, थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या इसे, मुझे तो लगता है बड़ा करना पड़ेगा। आओ बड़ा करते हैं, ये देखिए। ठीक है, सबको बड़ा कर दो, इसको ही बड़ा कर दो, ये भी कह रहा है मुझे बड़ा कर दे भाई। आओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो जाएगा C का स्क्वायर, ये हो जाएगा D का स्क्वायर, और ये हो जाएगा S। मैथ वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं तेरे को। C स्क्वायर मतलब सेंट्रियोल का कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रियोल का मूवमेंट, D स्क्वायर का मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड क्या, डिसअपियरेंस ऑफ क्या, सेल ऑर्गेनेल्स, और S का मतलब क्या, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये पहले दिमाग में डाल लो, यही है प्रोफेज। प्रोफेज यही है। अब इसी को हल्का हल्का हम लोग क्या करेंगे, आगे अच्छे से समझेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए ध्यान से, हम लोग अच्छे से एकदम समझने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात मैं सिखाऊंगा आपको क्या, मैं सिखाऊंगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसका, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर टू क्या बताओ, फाइबर्स टू क्या बताओ, क्रोमोसोम। यानी जैसे ही आपका क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन होगा तो जो क्रोमैटिन फाइबर है वो अपना रूप बदलेगा और क्या बना देगा बउआ, बना देगा क्रोमोसोम्स। क्या बना देगा बताओ, बना देगा क्रोमोसोम्स। इसमें समझो ध्यान से, पहले समझो, पहले बात को समझो अच्छे से, कहानी समझो। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो जब आपको पहली बार सेल मिला, मैं दिखा रहा हूँ सेल को, कोई भी सेल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा सेल, ये सेल मिला आपको। सेल के अंदर में न्यूक्लियस रहेगा, शुरू में एकदम रहेगा, एकदम रहेगा, कोई नहीं रोकेगा इसको। न्यूक्लियस में जो आपको दिखाई देगा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स नहीं रहेगा, कुछ इस तरीके से आपको क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाई देगा। ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो आपका है पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्रोमैटिन फाइबर्स आपका है, ये क्या है, ये आपका है टैंगल्ड। क्या है, टैंगल्ड क्रोमैटिन फाइबर। क्या है, टैंगल्ड क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, इसे हम लोग इंटरविंड भी कहते हैं, यानी उलझा हुआ है। अरे ये क्या है, टैंगल्ड का मतलब क्या है बाबू बताओ, उलझा हुआ। बताओ क्या है, उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। अब कोई चीज़ अगर उलझा हुआ रहता तो क्या है, इसकी कोई पहचान नहीं है ना। यानी क्या है, ये आपका नॉट अ डिस्क्रीट यूनिट, इसकी कोई अपनी पहचान नहीं है। और इस तरह के टैंगल्ड, इस तरह के टैंगल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स को हम लोग और क्या कहते हैं, इस तरह का जो नजर आता है इसको कहते हैं हम लोग स्पाइरम स्टेज। क्या कहते हैं, स्पाइरम स्टेज। क्योंकि इसमें जो आपको क्रोमोसोम्स यानी क्रोमैटिन फाइबर्स दिख रहा है वो एक आपका ऊन के गोले की तरह दिखाई दे रहा है। ऊन का गोला है ये। क्या है बाबू बताओ, ऊन का गोला। ऊन का क्या है, ऊन का गोला है, गोला। अब इसे क्या करना है हम लोग को, उलझा हुआ तो सुलझाना है। तो यहां पर स्टार्ट क्या होता है बाबू बताओ, यहां पर स्टार्ट होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ क्या, क्रोमैटिन फाइबर। कंडेंसेशन ऑफ क्या बताओ बाबू, क्रोमैटिन फाइबर। मैं थोड़ा इसे और लंबा करूंगा। कंडेंसेशन किसका हो रहा है बताओ, क्रोमैटिन फाइबर का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैंगलिंग यानी अनटैंगलिंग। अनटैंगलिंग हो रहा है बउआ,
क्या हो रहा है बउआ बताओ? अनटैंगलिंग, उलझा हुआ से सुलझ रहा है, सुलझाने का प्रोसेस। अरे सुलझाने का क्या है? ये प्रोसेस है, सुलझाने का क्या है? ये प्रोसेस। अब बोलोगे सर हो क्यों रहा है? ताकि क्रोमोसोम मूवमेंट हो सके। ये जो अनटैंगलिंग हो रहा है, क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आपका सवाल तो बहुत अच्छा रहेगा कि सर हो क्यों रहा है, मैं तो बताऊंगा ना, मैं तो बताए बगैर रह नहीं सकता, आप जाने बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, आओ सीखते हैं क्यों होता है ये। देखो मैं बताऊंगा क्यों। फोर क्या, या फर्स्ट हाँ लिख सकते हैं, फोर क्या? मूवमेंट ऑफ क्या? फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मूवमेंट ऑफ क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है आपका क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में मूव कभी नहीं करने वाला। कहाँ से करेगा? सब मिला हुआ है ऐसे, कहाँ जाएगा? कैसे मूव करेगा? कैसे बटेगा? बटना नहीं ना पाएगा। मतलब ये क्रोमेटिन फाइबर बट नहीं पाएगा बाबू। बांटने के लिए क्या करना है? इसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा ये बताओ? ये बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा? एक मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है भाई? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? चले जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो। देखो डिस्टर्ब कर रहा है कोई दोस्त, कोई तो है, कोई तो है। क्रोमोसोम्स बन जाएगा। ये जो क्रोमोसोम बनेगा, ये जो क्रोमोसोम बनेगा बउआ, अरे क्रोमोसोम बनेगा ना, क्रोमोसोम। तो बताओ ये जो क्रोमोसोम बनेगा, ये जो क्रोमोसोम बनेगा, ये जस्ट अपीयर होगा यहाँ। क्या होगा? जस्ट अपीयर। पूरा अपीयर नहीं हुआ है, जस्ट अपीयर होगा। विथ क्या? विथ, देखो ये क्या हो रहा है? क्या कहेंगे इसे आप? तो क्या कहेंगे इसे? कहेंगे जादू हो रहा है। विथ क्या? टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसमें क्या होगा? दो सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखेगा। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होगा? इसमें दिखेगा। कौन हो तुम भाई? चले जाओ दोस्त, क्यों बदमाशी कर रहे हो हमें, है ना? सुनो, विथ क्या? टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको इसमें क्या होंगे? दिखेंगे। कितने क्रोमेटिड्स से बताओ? दो सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये ऐसा था, तो दिखेगा कैसा? मैं दिखा रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। आपको क्रोमोसोम दिखाई तो देगा, लेकिन पूरी तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा जैसा दिखना चाहिए। ये रहा, इस तरीके से आपको दिखेगा, पूरी तरीके से नहीं दिखेगा। ये आपको हो गया, क्रोमोसोम बन गया, लेकिन जस्ट अपीयर, पूरा कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है। फिर भी एनसीईआरटी ने इसको कहा है क्या? माइटोटिक क्रोमोसोम। क्या कहा है? माइटोटिक क्रोमोसोम कहा है। ठीक है, क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया, है ना? अब आइए, अब अगली कहानी जो आपको सीखनी है, ये सीखनी है बाबू। अगली कहानी ये सीखनी है आपको कि भाई डिसइंटीग्रेशन किसका? बताओ, डिसइंटीग्रेशन किसका बउआ? बताओ किसका डिसइंटीग्रेशन होने वाला है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या? बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो क्रोमोसोम अंदर में है उससे आपका स्पिंडल फाइबर अटैच हो। क्यों ज़रूरी है बताओ? पहले याद करो क्यों ज़रूरी है, ये रिक्वायर्ड क्यों है, इसकी नीड क्यों है बताओ? तो ज़रूरी क्यों है बताओ? रिक्वायर्ड किस लिए? तो रिक्वायर्ड फॉर क्या? फॉर अटैचमेंट ऑफ क्या? अटैचमेंट ऑफ क्या? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का अटैच होना है कहाँ? स्पिंडल फाइबर टू कहाँ बताओ? टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ऑफ क्या? क्रोमोसोम। अब ये बताओ, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर अगर स्पिंडल फाइबर को अटैच होना, बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कहोगे कि हटा दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सर, मैं तो हटाने के लिए तैयार ही हूँ। चलिए हम लोग मिल के हटाते हैं। ये रहा एक सेल। अरे सेल देखो, ये सेल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है, हम लोग बना लेंगे। ये रहा। अब अंदर में क्या है आपके पास बताओ? मैंने बनाया था ना वहाँ, आप भी बनाए थे। देखो ये रहा एक आपका, ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट हो चुका है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है बात समझो। अच्छा एक चीज़ छूटा है पीछे बाबू, क्या छूटा है बताओ? अरे क्या छूटा है रे बउआ, बता दो। छूटा है क्या? मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सेंट्रियोल का मूवमेंट छूट गया ना? सेंट्रियोल का मूवमेंट छूट गया था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रियोल मूवमेंट करने किधर जाएगा? सेंट्रियोल मूवमेंट टुवार्ड्स क्या? अपोजिट पोल। टुवार्ड्स क्या बउआ? टुवार्ड्स अपोजिट पोल। तब तो जाके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा, है ना? बात समझो, इसको देख के ही होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या? डिसइंटीग्रेट। क्या होता है? डिसइंटीग्रेट। देखो आओ,
तो ये क्यों ज़रूरी है बताओ, क्यों ज़रूरी है बताओ, तो ज़रूरी है भाई, क्यों ज़रूरी है बताओ, बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ। फॉर क्या, फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्या बताओ, फॉर्मेशन ऑफ क्या, माइटोटिक अपरेटस, जो मैं बना के दिखाऊंगा, माइटोटिक अपरेटस, ठीक है, उसको बनाने के लिए ज़रूरी है सेंट्रियोल का मूवमेंट। कहाँ जाएगा, अपोजिट पोल पे। चलिए करते हैं हम लोग। अरे हम लोग तो करने के लिए मतलब कि क्या बनाने के लिए तैयार हैं। ये रहा सेल, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस बना लो। अभी न्यूक्लियस बनाना ज़रूरी है बाबू। ये देखिए, अब यहाँ पर एक आपका रहा ये स्पिंडल फाइबर, तो ये स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ एक मानते हैं, सॉरी स्पिंडल फाइबर नहीं, क्या है ये, सेंट्रियोल, और एक यहाँ है, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, देखो कैसा दिखाई देगा, आओ। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा कि जो स्पिंडल फाइबर है बउआ, कौन फाइबर, स्पिंडल फाइबर, उसको बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो अपने लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ये देखो यहाँ पर एक पहुंच गया, ठीक है, और एक यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, और पहुंचने के बाद ये अपने एस्टर रेज ऐसे निकालेंगे, एस्टर रेज निकालेगा। मैं बताऊंगा एस्टर रेज कैसे निकलता है, थोड़ा सा सब्र करो, बहुत आसान तरीके से आप सीख पाओगे, ठीक है। तो ये मूवमेंट आपका हो गया, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहीं पर बता दूंगा आपको, बहुत ईजी है। ये मानते हैं कि ये क्या है, ये आपका एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, तो ये सेंट्रोजोम बन गया। सेंट्रोजोम के अगल बगल में मैंने बताया था आपको, सेल में थोड़ा सा याद करोगे तो याद आएगा कि सेल में क्या होता है, सेल में आपका सेंट्रियोल जो एनिमल सेल्स में होता है, ये मेनली कहाँ होगा बताओ, इन एनिमल सेल्स, प्लांट में नहीं होगा, इन कहाँ, इन एनिमल सेल्स होगा, एनिमल सेल्स में होगा। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कौन है, ये है पेरी सेंट्रियोलर क्या, सैटेलाइट या मटेरियल, सैटेलाइट या क्या, मटेरियल, जिसको हम लोग MTGs भी बोलते हैं, है ना, माइक्रोट्यूब्यूलर ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब सुनो, इससे क्या निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, सुनो ध्यान से, इससे ऐसे रेज निकलता हुआ दिखाई देगा ऐसे करके, जो आगे जाके टिब्यूल्स बनाएगा, क्या बनाएगा, टिब्यूल्स, और वो टिब्यूल्स मिलके क्या बनाएगा, माइटोटिक अपरेटस जो है उसको बनाने में हेल्प करेगा। ये क्या निकल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे कहते हैं क्या, एस्ट्रल रेज, क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेज कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेज कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो एस्ट्रल रेज आपको दिख गया यहाँ। अब आगे की कहानी इसमें कंटिन्यू करते हैं, पहले ये आपको नजर आ रहा है। अब ये क्या करेगा आगे, देखो ध्यान से समझना, ये जो है आपका गायब होना स्टार्ट कर देगा, पूरा ले लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, आइए। तो ये आपका जो है यहाँ आ गया। अब मैं कह ये रहा हूँ कि आपका जो है, आपका जो बहुत सुंदर काम होने वाला है बउआ, बहुत सुंदर। देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये गायब होना स्टार्ट कर देगा, आपका क्या होना स्टार्ट कर देगा बताओ, ये आपका गायब होना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से। पूरा गायब नहीं होने वाला, लेकिन ऑलमोस्ट गायब सा हो ही जाएगा। NCERT ने भी डायग्राम में दिखाया है कि गायब सा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, हल्का फुल्का आपको बचेगा, है ना, गायब होता जाएगा। और बताओ क्या हुआ था पीछे, अरे क्या हुआ था बताओ, यहाँ स्पिंडल फाइबर आपका पहुँच गया है, सॉरी स्पिंडल फाइबर बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्या पहुँच गया है, सेंट्रियोल पहुँच गया है, और एस्ट्रल रेज निकालना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ भी पहुँच जाएगा, यहाँ भी क्या करेगा, पहुँच जाएगा, ये रहा पहुँच गया, ये रहा क्या हो गया, पहुँच गया, और ये अपना एस्ट्रल रेज निकालेगा और ये अपना स्पिंडल फाइबर ऐसे निकाल देगा ऐसे करके, है ना। स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, निकाल देगा, एक मिनट रुक जाओ, स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, ये ऐसे करके निकाल देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है आपको, स्पिंडल फाइबर ऐसे करके निकाल देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है इसमें बताओ, इसमें क्या हो रहा है, इस दौरान क्या हो रहा है, इसमें आपका जो है, जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट क्यों हो रहा है, डिसइंटीग्रेट ड्यू टू क्या, ब्रेकेज ऑफ क्या, ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना होता है, क्या होता है यहाँ, न्यूक्लियर लैमिना ऐसे करके होता है आपका, ठीक है। ये न्यूक्लियर लैमिना ऐसे होता है, यही न्यूक्लियर लैमिना क्या करता है, ब्रेक करता है, यही न्यूक्लियर लैमिना क्या करता है बाबू, ब्रेक करता है। मैं यहाँ भी ब्रेक करके दिखाऊंगा आपको, ये ब्रेक हो रहा है न्यूक्लियर लैमिना ऐसे करके, ये जो है आपका न्यूक्लियर लैमिना बाबू क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है ऐसे करके, टूट रहा है। ये जब टूट रहा है न्यूक्लियर लैमिना तब क्या हो रहा है बताओ, जब न्यूक्लियर लैमिना टूट रहा है
तब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, हट रहा है जगह पर से। ये बात समझ में आ गई? डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तैयार है अब क्या? स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होने के लिए? किससे अटैच होने के लिए? काइनेटोकोर ऑफ क्या? क्रोमोसोम। चलिए आइए, यानी अब आपका क्या होगा बाबू, सुनो ध्यान से। अब क्या होगा आपका? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बताओ? अब होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम, बोलो क्या होगा? अब होगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। क्या होगा? स्पिंडल फाइबर का क्या होगा? फॉर्मेशन। ठीक है, एक काम और मैंने छोड़ा है, मैं आपको बताऊंगा, घबराना एकदम नहीं है ना? सुनो ध्यान से, मैं बताने वाला हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत बाबू, घबराओ मत। ये तो होगा, लेकिन इसके पहले भी कुछ होना है। अरे इसके पहले भी कुछ होना है, देखो ध्यान से क्या होने वाला है। इसके पहले आपका क्या होगा, सुनो, डिसअपियरेंस। क्या होगा? डिसअपियरेंस। मैंने क्या सिखाया है? डी सी स्क्वायर डी स्क्वायर एस। तो सी स्क्वायर तो हो गया, सी स्क्वायर में क्या हुआ? पहला हुआ जो आपका क्रोमेटिन फाइबर है उसका क्या हुआ? कंडेंसेशन, यानी आपका सी हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? सेंट्रियोल का मूवमेंट, उसमें स्क्वायर लग गया। डी में क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर क्या हुआ? डिसअपियरेंस होने वाला है। क्या होने वाला? डिसअपियरेंस। किसका? डिसअपियरेंस ऑफ क्या? डिसअपियरेंस ऑफ, बोलो, सेल ऑर्गेनल। सेल का क्या? सेल ऑर्गेनल्स क्या होने वाला है? डिसअपियर। ठीक है, बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत बेहतरीन। आइए, ठीक है, देखो क्या होने वाला है इसमें। हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसमें, सुनो ध्यान से। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है रे बउआ, बहुत आसान, बहुत आसान। सुनो, तो इसमें होता क्या है, मैं एक डायग्राम से आपको पहले इसको समझाऊंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो, एक सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो तो गायब हो गया। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ना बाबू, ये तो गायब हो चुका ना। अरे ये क्या हो गया है, बताओ बताओ, ये तो गायब हो गया ना। ये क्या हो गया, ये बताओ, ये तो गायब हो गया ना, ऐसे करके ऑलमोस्ट गायब सा हो गया है, ऑलमोस्ट गायब सा हो गया है। और क्या हो गया बताओ? और यहाँ पर आपका जो है सेंट्रियोल आया है, सेंट्रियोल, इससे स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जैसे ही इतना काम होगा तो क्या होगा? क्या होगा? ड्यू टू, याद रखिए, ड्यू टू क्या? हाई विस्कोसिटी। हाई क्या? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बढ़ जाएगी सेल की, साइटोप्लाज्म की, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा, उसका मटेरियल कहाँ चला गया? साइटोप्लाज्म में। पूरा बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा मतलब क्या? पूरा गाढ़ा हो जाएगा। देखो क्या होने वाला है। तो जब पूरा गाढ़ा हो जाएगा बउआ तो कैसा दिखेगा? देखो दिखा रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ। देखो ये यहाँ आया। अब इसमें आपको क्या दिखाई देगा? सुनो ध्यान से, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? एकदम ब्लैंक हो जाएगा, एकदम ब्लैंक, एकदम पूरा ऐसे हो जाएगा, तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे कुछ दिखाई नहीं देगा यानी डिसअपियर हो जाएगा। क्या? सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे? एकदम डिसअपियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नजर नहीं आएगा, है लेकिन नजर नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे उसको? इसको बोलेंगे हम लोग, बोलो, बोलेंगे डिसअपियर हो गया। क्या अपियर हो गया? डिसअपियर। तो डिसअपियरेंस ऑफ क्या बताओ? डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गया? डिसअपियर। सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गया बउआ? डिसअपियर। क्यों हुआ? क्योंकि जो विस्कोसिटी है, ड्यू टू इंक्रीज या हाई विस्कोसिटी ऑफ क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी क्या हो गई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए उसके अंदर के ऑर्गेनल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, जैसे कि बताओ, जैसे कि एनसीईआरटी ने लिखा है इसके लिए, क्या लिखा है बताओ? इसके लिए लिखा है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे डिसअपियर। क्या हो जाएंगे बाबू बताओ? डिसअपियर। ठीक है, तो ये डिसअपियर तो हो गया, ये रीअपियर कब होगा? वापस आएगा कब? टेलोफेज में सिखाऊंगा मैं आगे। ठीक है, अब आओ, ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब आइए स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। देखो ध्यान से, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है ये डिपेंड किस पे करता है? पहले ये बात समझ लो, ये डिपेंड किस पे करता है? ये आपका जो है मेडअप ऑफ क्या बताओ? किससे बनता है? पहले ये बताओ। मेडअप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जिसे हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है उसी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, और बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनता है आपका? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब सुनो, मैं एक दिखाऊंगा आपको। क्या? ये रहा, ये मान के चल बउआ कि एक क्या है? ये मान के चल कि एक क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जब ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, जब ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ेंगे,
ये बहुत सारे ऐसे क्या करेंगे, आपस में ऐसे करके जुड़ेंगे। ये देखो जुड़ रहा है, 2 हुआ, 2 से 3 होगा, है ना, 3 से 4 होगा, ऐसे जुड़ रहा है। अब 4 से 8 भी कर सकते हैं हम लोग, बोलो कर सकते हैं ना, अरे आप लोग की, ये देखो। तो क्या हुआ बताओ, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे पॉलीमेराइजेशन। क्या बोलेंगे, पॉलीमेराइजेशन ऑफ क्या, बताओ, पॉलीमेराइजेशन ऑफ क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये किसका बना हुआ है, जो बना हुआ है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो पॉलीमेराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, फॉर्म क्या बताओ, क्या बनाएगा, फॉर्म कौन सा फाइबर, फॉर्म स्पिंडल फाइबर। क्या बना दिया बउआ, स्पिंडल फाइबर्स बना दिया। ठीक है, अब सुनो, बन गया, ये क्या हुआ, यहां से यहां पॉलीमेराइजेशन हुआ। अब सुनो, अगर इसमें हम लोग यहां पर लाके क्या खड़ा कर दें, ये आपका एस्टर बनाने वाला, ठीक है, और एक इधर खड़ा कर दें। देखो मैं बस बता रहा हूं, ध्यान समझ लो, कहानी कंप्लीट हो गई। ठीक है, कहानी कंप्लीट है बउआ, कहानी कंप्लीट, कहानी कंप्लीट। इससे रेज निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा सुंदर सुंदर रेज, इसको एस्ट्रल रेज कह रहे हैं। ठीक है, और इससे ये अटैच होके रहेगा, इससे भी निकलेगा क्या, सुंदर सुंदर रेज। क्या बोलते हैं सुंदर सुंदर रेज को, एस्ट्रल रेज कहते हैं। ये निकला एस्ट्रल रेज ऐसे करके, ठीक है, एस्ट्रल रेज निकला। तो बोला गया है ये हुआ एक एस्टर, एक एस्टर, एस्ट्रल रे विथ क्या, सेंट्रियोल। ये हुआ एक एस्टर। ठीक है, तो बोला है एनसीईआरटी ने 2 एस्टर, है ना, यानी जनरली सेंट्रियोल्स का ही वो जो कॉम्पैक्ट है उसी को बोला गया है। 2 एस्टर अलोंग विथ क्या, 2 एस्टर अलोंग विथ, बोलो, अलोंग विथ स्पिंडल फाइबर, अलोंग विथ क्या, स्पिंडल फाइबर। क्या बनाएगा, फॉर्म क्या बताओ, फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक क्या, अपरेटस। बाबू ये कौन कर रहा है, कौन है भाई जालिम, अपरेटस। यानी यहां से यहां के स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे बताओ, यहां से यहां के स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग माइटोटिक अपरेटस। ठीक है, ये एंडिंग हो गया किसका, जनरली प्रोफेज का। तो एक बात मैं आपको ऐड करा देता हूं, याद रखना, सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, शॉर्ट कर देता हूं सब चीजों को। देखो मैं कह रहा हूं, पहले क्या ले लो, सी लोगे ना, बोलो, यानी जनरली क्रोमोसोम का क्या, क्रोमैटिन कर लो ना, क्रोमैटिन, अरे क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। ठीक है, चीजों को लिखो एक साथ, है ना, इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या, सेंट्रियोल का क्या, मूवमेंट, सेंट्रियोल का क्या, मूवमेंट। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन, क्या बाबू, डिसइंटीग्रेशन किसका, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो पढ़ा है वही लिख रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या, डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद क्या, डिसअपियरेंस किसका, तो डिसअपियरेंस ऑफ क्या, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद क्या, स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, चलो आओ कुछ सीखते हैं, बहुत इजी। देखो इसका जो है स्टार्टिंग कहाँ होगा, बिगिनिंग कहाँ होगा, स्टार्ट कहाँ होगा बताओ, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ होगा, ये स्टार्ट होगा अर्ली प्रोफेज में। कहाँ होगा, अर्ली प्रोफेज। और मानते हैं कि यहां लेट प्रोफेज है, क्या है, लेट प्रोफेज। ठीक है, ये लेट प्रोफेज, यहां क्या है, अर्ली प्रोफेज। और यहां आ जाएगा क्या, आपका बोल सकते हैं ट्रांजिशन, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटाफेज। ट्रांजिशन क्या हुआ बताओ, ट्रांजिशन मेटाफेज। तो मैं सिंपल बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, कहानी कंप्लीट हो जाएगी। तो कहा यह गया कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है यहां, जस्ट कंप्लीट बोल सकते हैं, जस्ट कंप्लीट यहां, और फुल कंप्लीट यहां, फुल कंप्लीट यहां, जस्ट कंप्लीट यहां, और फुल कंप्लीट कहां हुआ आपका, फुल कंप्लीट हुआ अर्ली मेटाफेज में, जिसको बोलिए ट्रांजिशन फेज बोले आप, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, है ना, ट्रांजिशन मेटाफेज बोलते हैं। सेंट्रियोल का मूवमेंट भी स्टार्ट यहीं होगा, और जस्ट कंप्लीट यहां होगा, और कंप्लीट कहां हो जाएगा, यहां। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन जो आपका है वो भी स्टार्ट यहीं होगा, जस्ट कंप्लीट यहां होगा, पूरा कंप्लीट कहां होगा, यहां।
यानी सबका जो स्टार्ट होता है प्रोफेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट कहां होता है? ट्रांजिशन मेटाफेज में। और सुनो, डिसअपियरेंस यहां स्टार्ट होगा और कंप्लीट यहीं हो जाएगा। किसका? डिसअपियरेंस जो है सेल ऑर्गेनल्स का स्टार्ट होगा अर्ली प्रोफेज में, कंप्लीट कहां हो जाएगा? लेट प्रोफेज में। अब आओ, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट कहां होगा? अर्ली प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में, एंड कंप्लीट कहां हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा आपका कहां? ट्रांजिशन मेटाफेज में। एकदम कंप्लीट हो गया, सब चीजों को आपने सीख लिया। ट्रांजिशन मेटाफेज में क्या क्या कंप्लीट होगा बताओ? ट्रांजिशन मेटाफेज में आपका कंप्लीट होगा क्रोमोसोम का पूरा कंडेंसेशन, कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम जो दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा? ट्रांजिशन मेटाफेज में, ठीक है। और मेटाफेज में ही हम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्टली में क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको मेटाफेज में, ठीक है। सेंट्रियोल का मूवमेंट कंप्लीट कहां हो जाएगा? ट्रांजिशन मेटाफेज में, यानी मेटाफेज में कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होगा किससे? बताओ, स्पिंडल फाइबर अटैच किससे होगा? काइनेटोकोर ऑफ क्या? क्रोमोसोम। कंप्लीट हो गया आपका पूरा का पूरा क्या? प्रोफेज। नाउ हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग। उसके बाद चलेगी क्या? एनसीईआरटी वाली छड़ी, ठीक है। क्या चलेगी? एनसीईआरटी वाली छड़ी चलेगी। आओ, सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लो। देखो, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है एम फेज, मैंने बताया। बहुत सारा क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट्स का वर्चुअली, है ना। उसके बाद जो क्रोमोसोम का नंबर है पेरेंट में और प्रोजेनी में सेम होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग? इक्वेशनल डिवीजन। एकदम क्लियर। बोला कि इसमें जो है इसको 4 फेजेस में बांटा गया है। कितने में? 4 फेजेस में, है ना। उसमें से सुन लो ध्यान से, 4 फेजेस हैं, है ना। उसमें से जो कैरियोकाइनेसिस उसका 4 फेज बोला गया है, ठीक है। और बोला गया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके क्या है फेजेस हैं उनका क्लियर कट लाइन नहीं है, ठीक है। और क्या होते हैं? वह साइमल्टेनियसली होते हैं। एग्जैक्टली में आपको पता होना चाहिए कि एम फेज 2 भाग में बटा हुआ है। एक न्यूक्लियस का बंटवारा कैरियोकाइनेसिस, एक सेल का बंटवारा साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस। तो पहले आया कैरियोकाइनेसिस, उसके 4 फेजेस हैं, बताओ कौन कौन है? पहला है प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एना और चौथा क्या? टेलो। हम 8 बताए थे आपको हम। अब आओ, प्रोफेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है। क्या? फर्स्ट स्टेज कैरियोकाइनेसिस का, एम माइटोसिस का। जो किसको फॉलो कर रहा है बताओ? फॉलो कर रहा है एस एंड G2 फेज को, जो पहले छोड़ चुके हैं हम पीछे। और बताओ, अब ये है कि जो नया डीएनए बना है आपका, बना है, उसको क्या करना है? जो डिस्टिंक्ट नहीं है, जो इंटरविंड है, मतलब कि टैंगल्ड है, टैंगल्ड जिसका कोई पहचान नहीं है, वो पहचान कहाँ बनाएगा? वो पहचान बनाएगा आपका प्रोफेज में, ठीक है। इंटरविंड है मतलब उलझा हुआ है। तो प्रोफेज कहता है कि ये इनिशिएट करता है कंडेंसेशन ऑफ क्या? क्रोमैटिन मटेरियल को, और क्रोमोसोमल मटेरियल जो आपका है अनटैंगल्ड होता है, मतलब उलझा हुआ था, टैंगल था, है ना, ऊन का गोला था, अब क्या बन गया? सुलझ गया, और क्या बन गया? क्रोमोसोम। क्या बन गया बाबू? क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम जो आपका है एनिमल सेल्स में क्या होगा? डुप्लीकेशन जो किया था कहाँ? एस फेज में, वो क्या करेगा? मूव टुवर्ड्स कहाँ? अपोजिट पोल, ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, ठीक है। बात समझिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होगा? कंडेंस, और क्या बनाएगा? माइटोटिक क्रोमोसोम। माइटोटिक बोला गया, मेटाफेज वाला नहीं बोला गया, कॉम्पैक्ट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या दिखेगा? क्रोमोसोम में दिखेगा आपका 2 क्रोमैटिड्स। कितने क्रोमैटिड्स? 2 क्रोमैटिड्स, जो आपस में जुड़े रहे हैं किससे? सेंट्रोमियर से। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि ये क्रोमैटिड्स एक हुआ, ये दूसरा, तो ये दोनों आपस में एक जगह पे जुड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रोमियर, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब आओ, अब क्या है बउआ? सुनो, अब है सेंट्रोसोम जो आपका है, अंडर को डुप्लीकेशन हुआ था इंटरफेज में, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा अपोजिट पोल पे, एक ऊपर पोल पे एक नीचे पोल पे, ठीक है। और रेडिएट क्या करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या कहते हैं उसको? एस्टर बोलते हैं। और 2 एस्टर के साथ अगर मिला ले स्पिंडल फाइबर को तो क्या कहते हैं? माइटोटिक अपरेटस। एक इधर बीच में स्पिंडल फाइबर मिलेगा, क्या कहेंगे उसको? माइटोटिक अपरेटस। अब आओ, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब देखिएगा आप माइक्रोस्कोप में तो आपको उसके अंदर क्या नहीं दिखाई देगा? कोई सेल ऑर्गन्स दिखाई नहीं देगा। कौन कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER एंड क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर इन्वेलप, ना, न्यूक्लियोलस, यहाँ लिखा हुआ न्यूक्लियोलस, ये क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोलस, उधर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब आपके दिखाई नहीं देंगे, कहाँ? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आप देखोगे तब, क्योंकि विस्कोसिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। किसके टूटने से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूटने से, ठीक है। आओ, ये रहा, ये कौन है बताओ? ये है अर्ली प्रोफेज। देखिए है बाबू, अर्ली प्रोफेज है। क्या दिख रहा है इसमें? क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है। क्रोमोसोम कंडेंस होना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया है। इसमें पूरा कंडेंस हो गया, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं हुआ है। पूरा कहाँ होगा? मेटाफेज के ट्रांजिशन स्टेज में होगा। और देखो ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर दिया है आपका न्यूक्लियर एनवेलप।
पूरा कंप्लीट डिसइंटीग्रेट कहाँ नजर आएगा आपको, खत्म कहाँ हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा ट्रांजिशन मेटाफेज में। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको याद होना चाहिए दोनों। ठीक है, अब चलेगी छड़ी, ये रही छड़ी, बोलो इंटरफेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। अरे कौन है, इंटरफेज है क्या? जी नहीं, आपने पढ़ा है अभी, क्या पढ़ा है कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज कौन है, एम फेज है भैया, एम फेज। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्या हो गया बउआ, इनकरेक्ट। माइटोसिस डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, इक्वेशनल डिवीजन, एकदम सही। माइटोसिस क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, एकदम सही, एकदम करेक्ट है। क्लियर है। द टू एस्टर्स, दो एस्टर, कितने एस्टर, दो एस्टर, किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ, क्या बनेंगे, मियोटिक अपरेटस, जी नहीं, क्या बनेगा, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। तो क्या है ये है इनकरेक्ट बउआ, क्या है रे बउआ, इनकरेक्ट। एट द एंड ऑफ क्या, प्रोफेज, गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या हो जाएगा, डिसअपियर। एकदम बात सही है, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ क्या, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ट्यूबुलिन, जी नहीं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होता, कैसा होता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। कैसा होता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। तो ये भी क्या हो गया बउआ, इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमने प्रोफेज पूरा कंप्लीट किया डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और कोशिश करें कि इसे और बच्चों तक पहुंचाएं। इसी तरीके से हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।